हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज। ये आपका थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज के 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर मैनर में डिस्कस किया है। इस थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, और आपका डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ओएस डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया कि आपको पहले पता चल जाए कि इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोग्राम ओके वर्सेस प्रोसेस। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, आपकी प्रोसेस एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्रोसेस एट्रीब्यूट्स कहां पे स्टोर होते हैं, हर एक प्रोसेस के पीसीबी में स्टोर होते हैं। हर एक प्रोसेस का अपना खुद का पीसीबी होता है, इट्स ओन पीसीबी, जहां पे वो अपने प्रोसेस एट्रीब्यूट्स को स्टोर करती है। और पीसीबी आपका कहां रिसाइड करता है, मेन मेमोरी में रिसाइड करता है। सिस्टम कॉल्स, कंटेक्स्ट स्विचिंग, डुअल मोड ऑपरेशन ऑफ ओएस, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर विदाउट एनी डिले। सो प्रोग्राम आपका क्या होता है दोस्तों, प्रोग्राम अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेक्स्ट में देखें, ठीक है, वैसे तो प्रोग्राम सबको पता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है अलोंग विद डेटा। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेक्स्ट में प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो प्रोग्राम आपका क्या होता है, ठीक है, जो आपकी .exe फाइल क्रिएट होती है आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेक्स्ट में प्रोग्राम होता है। सपोज आपने कोई प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, तो कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। तो लाइक आपने कोई हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, सी में लिखा, C++ या जावा में लिखा, तो कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा उस प्रोग्राम को, तो जो आपका कंपाइलर होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब उसको कंपाइल कर देती है, तो जो आपका .exe फाइल होती है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेक्स्ट में प्रोग्राम होता है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई, तो आपको प्रोग्राम की एक्चुअल डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, ये प्रोग्राम इज ए पैसिव एंटिटी। प्रोग्राम आपकी क्या होती है, पैसिव एंटिटी होती है। इनिशियली हम लोग प्रोग्राम को कहां पे स्टोर करते हैं, यूजर प्रोग्राम को इनिशियली कहां पे स्टोर करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में जितनी भी चीजें पड़ी होती है वो पैसिव एंटिटी होती है, पैसिव स्टेट में होती है, वो एक्टिव स्टेट में नहीं होती। जब प्रोग्राम को हम लोग मेन मेमोरी में स्टोर कर देंगे, ठीक है, आफ्टर कंपाइलेशन जो आपकी .exe फाइल आएगी, जब आपको मेन मेमोरी में स्टोर कर देंगे, तब आपका जो है वो प्रोग्राम प्रोसेस बन जाएगी, और वो आपकी एक्टिव एंटिटी होगी, एक्टिव स्टेट में आ जाएगी। मतलब अब वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने लगी, सीपीयू को, मेमोरी को, आईओ को यूटिलाइज करने लगी। ठीक है, जब तक वो सेकेंडरी मेमोरी में आपका प्रोग्राम, तब तक जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहा है, मेमोरी, सीपीयू, आईओ को यूज नहीं कर रहा है। बहुत मैंने बड़ी बात आपको यहाँ पे डिफरेंस बता दिया। सो प्रोग्राम आपका पैसिव एंटिटी है, पैसिव स्टेट में है, क्योंकि प्रोग्राम को इनिशियली यूजर प्रोग्राम को हम लोग, जब यूजर को प्रोग्राम लिखता है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। जब उसको एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, कंपाइलेशन के बाद जो .exe फाइल आती है, जब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग मेन मेमोरी में ले जाते हैं, तब वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ, उनको यूटिलाइज करने लगती है, तब वो प्रोसेस बन जाती है। और प्रोसेस आपकी क्या होती है, एक्टिव एंटिटी होती है, एक्टिव स्टेट में होती है। ठीक है, अंडरस्टूड, आई थिंक यू अंडरस्टूड। एंड प्रोसेस क्या होता है, एक इंस्टांस होता है आपके प्रोग्राम का। आपके प्रोग्राम में कई सारी प्रोसेसेस हो सकती हैं। ठीक है, सो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इज एन इंस्टांस ऑफ द प्रोग्राम। ओके, अंडरस्टूड। सो देख लेते हैं, ए प्रोग्राम इज ए पैसिव एंटिटी एज इट रिसाइड्स इन द सेकेंडरी मेमोरी सच एज द कंटेंट्स ऑफ फाइल स्टोर्ड ऑन डिस्क। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, वन प्रोग्राम कैन हैव सेवरल प्रोसेसेस। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक प्रोग्राम की कई सारी प्रोसेसेस हो सकती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेक्स्ट में बात करें, तो ये प्रोग्राम इज ए .exe फाइल, ओके, विच इज क्रिएटेड आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, जब प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं, उसके बाद exe फाइल क्रिएट होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज में फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेक्स्ट में प्रोग्राम है। ठीक है, जब उस exe फाइल को हम लोग मेन मेमोरी में लोड कर देंगे फॉर द एग्जीक्यूशन, तब वो प्रोसेस बन जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड। सो यहां पर कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका यहाँ पे यूजर है,
यूजर ने कोई एक फाइल क्रिएट की, ठीक है, प्रोग्राम राइट किया, txt.c में राइट किया, ठीक है, तो इसको हम लोग किसको देंगे, कंपाइलर को देंगे। तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद क्या करेगा, लो लेवल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर देगा, सो .exe फाइल में इसको कन्वर्ट कर देगा। नाउ दिस इज ए प्रोग्राम फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ दिस .exe फाइल इज ए प्रोग्राम फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। और जो क्रिएट कब हो रही है, आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। कंपाइलर जब उसको कंपाइल कर दे रहा है हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को, ठीक है, लो लेवल के लैंग्वेज में के प्रोग्राम में .exe फाइल में, ठीक है, तब वो आपके प्रोग्राम है किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेक्स्ट में। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। सो प्रोग्राम हमेशा आपके कहाँ पे, यूजर प्रोग्राम हमेशा कहाँ पे रिसाइड करता है, सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। जब वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है तो वो आपके कंप्यूटर के किसी भी रिसोर्स को यूज नहीं कर रहा होता है, लाइक सीपीयू मेमोरी आईओ को यूज नहीं कर रहा होता है, सिंपली वहां पे स्टोर्ड होता है यूजर प्रोग्राम, ठीक है। चल, नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोसेस। नेक्स्ट इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस क्या होती है, मैं पहले बता चुका हूं, ये आपकी एक्टिव एंटिटी होती है, एक्टिव स्टेट में होती है, ठीक है। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। जब उस .exe फाइल को हम लोग मेन मेमोरी में लोड कर देंगे, ओके, फॉर द एग्जीक्यूशन, ओके, टू रन ऑन सीपीयू, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी प्रोसेस बन जाएगी, ठीक है। सो प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि वो सीपीयू पे रन हो रही है। जब मेन मेमोरी में लोड करने का मतलब ये नहीं है कि वो सीपीयू पे रन हो रही है, इसका ये मतलब है कि जब वो मेन मेमोरी में आ गई तो देन योर प्रोसेस कैन यूटिलाइज सिस्टम रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ। आई थिंक अंडरस्टूड, ओके, वेरी सिंपल थिंग। द टर्म प्रोसेस यानी जॉब, यू कैन से ऑल्सो जॉब, refers to program code that has been loaded into a computer's memory so that it can be executed by the central processing unit। जब उसको आपका मेन मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी का मतलब मेन मेमोरी में लोड कर दिया गया, ठीक है, मेन मेमोरी में लोड हो गया मतलब वो रेडी है फॉर द एग्जीक्यूशन, सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो रेडी है सीपीयू पे एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है, तो वो आपकी प्रोसेस होती है, ठीक है। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल डेफिनेशन, इट इज आल्सो ए सिंपल डेफिनेशन। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, दिस इज आल्सो ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, अंडर एग्जीक्यूशन मतलब, ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल्ड होके, ठीक है, आपके प्रोग्राम आपके मेन मेमोरी पर लोड कर दिया गया है तो वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है, तो उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं। Program under execution is called process. Is called what? Process. This is a simple definition you can remember, my dear friends. Okay, a process can be described as an instance of a program. As I have told you, process is what? Process is an instance of the program running on a computer or as an entity that can be assigned to and executed on a processor. Next point, a program becomes a process when loaded into memory and thus is an active entity, okay। so simple definition, ये जो मैंने यहाँ पे बात लिखी वही यहाँ पे लिखी हुई है। प्रोग्राम becomes a process, आपकी प्रोग्राम प्रोसेस बनती है when loaded into main memory, जब उसको मेन मेमोरी में लोड किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए वो रेडी है ऑन सीपीयू, एंड दस इज एन एक्टिव एंटिटी, तो वो आपकी क्या बन गई, एक्टिव एंटिटी बन गई, क्योंकि उसको मेन मेमोरी में लोड कर दिया गया, ठीक है। So this is all about the process, understood। प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस, मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी लिख दिए हैं आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए, ठीक है, जिससे आप इजीली समझ पाएं कि प्रोग्राम और प्रोसेस में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैं एक एक करके 1 by 1 करके रीड कर देता हूँ, ठीक है, और मैंने आपको एक्चुअल जो क्लियर कट आइडिया है प्रोग्राम और प्रोसेस का वो दे ही दिया है, और वही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, डोंट वरी। Program contains a set of instructions designed to complete a specific task, whereas process is an instance of an executing program, ठीक है। सो प्रोग्राम हम लोग क्यों बनाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी होती है वो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम होती है। जब आप कंप्यूटर को एक फॉर्म का इनपुट दोगे तो उसको दूसरे फॉर्म के इनपुट में कन्वर्ट कर देती है, आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन विदाउट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकती। So under the control of data or program only, your computer can convert one form of data into another form of data as a output, okay।
सो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो प्रोग्राम कंटेन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क और ऑपरेशन, वेयर एज प्रोसेस इन इंस्टांस ऑफ एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, प्रोसेस आपकी क्या है, एक इंस्टांस है, ठीक है, आपके प्रोग्राम की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्राम इज ए पैसिव एंटिटी एज इट रिसाइड्स इन द सेकेंडरी मेमोरी, प्रोग्राम आपकी पैसिव एंटिटी है, पैसिव स्टेट है, ठीक है, क्योंकि वो सेकेंडरी मेमोरी में रिसाइड करती है। जब प्रोग्राम आपकी मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, मतलब वो रेडी है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑन सीपीयू, देन इट बिकम्स व्हाट, प्रोसेस, वेयर एज, सो प्रोसेस इज व्हाट, एक्टिव एंटिटी और एक्टिव स्टेट, वेयर एज प्रोसेस इज ए एक्टिव एंटिटी एज इट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एंड लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। सेकेंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। दीज आर द डिफरेंसेस, ओके। नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोग्राम एग्जिस्ट एट ए सिंगल प्लेस, प्रोग्राम आपका सेकेंडरी मेमोरी में सिंगल प्लेस पे आपका क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एंड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट अंटिल इट इज डिलीटेड, और वो तब तक, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी आपकी साइज में बिग होती है, तो वो तब तक आपकी सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर रहेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर देते। वेयर एज प्रोसेस एग्जिस्ट फॉर ए लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम एज इट्स गेट्स टर्मिनेटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टास्क, ठीक है। जबकि जो आपकी प्रोसेस होती है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में होती है, तो सेकेंडरी मेमोरी लिमिटेड साइज में होती है, ठीक है, तो दूसरी प्रोसेस को भी लाना पड़ता है, तो जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है सीपीयू पे, ठीक है, उसको मेन मेमोरी से डिलीट कर दिया जाता है, मतलब एक कुछ स्पैन ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए रहती है मेन मेमोरी में आपका, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट थिंग, program is a static entity whereas process is a dynamic entity, you can also say that program is a static entity, मतलब passive state में होता है, तो static entity है, process आपकी dynamic entity है, whereas next difference, program does not have any resource requirement, program आपका मेन मेमोरी में स्टोर होता है, तो मेन मेमोरी में स्टोर है, उसको किसी भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है नहीं कंप्यूटर सिस्टम की, ना उसको सीपीयू चाहिए, ना मेमोरी चाहिए, ना आईओ चाहिए, मेमोरी का मतलब मेन मेमोरी, ठीक है। तो have any resource requirement, it only requires memory space for storing the instructions, सेकेंडरी मेमोरी का स्पेस चाहिए उसको अपने इंस्ट्रक्शंस को अपने आप को स्टोर करने के लिए, वेयर एज प्रोसेस हैज ए हाई रिसोर्स रिक्वायरमेंट, प्रोसेस को रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए सीपीयू पर, लाइक मेमोरी, आईओ, ऑपरेशन चाहिए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन तो आईओ के लिए जाएगी, एंड सो ऑन। इट नीड्स रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, मेमोरी, एड्रेस, आईओ ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्राम डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ब्लॉक, प्रोग्राम के पास कुछ भी पीसीबी या इस टाइप का कुछ नहीं होता, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक टाइप का कुछ नहीं होता है, वेयर एज प्रोसेस हैज इट्स ओन कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी कहते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टूड। सो दिस इज ए क्लियर कट पिक्चर, ओके, बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस, ओके। सारे पॉइंट्स को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। सारे डिफरेंसेस भी मैंने आपको यहां पे दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आपके, प्रोसेस एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। एज आई हैव टोल्ड यू, ईच एंड एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन पीसीबी, हर एक प्रोसेस का अपना खुद का प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक होता है, जहां पर हम लोग प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स स्टोर करते हैं। प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक को हम लोग कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्राम भी कहते हैं, प्रोसेस भी कहते हैं, कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। सो हर एक प्रोसेस के अपने कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, ओके, ड्यूरिंग द रनिंग ऑन सीपीयू। जब वो सीपीयू पर रन हो रही होती हैं तो उनको जरूरत होती है उन सारी स्टेट्स की, उन सारे एट्रीब्यूट्स की, ठीक है, जो पीसीबी में स्टोर होते हैं, ठीक है। So the attributes of the process are used by the operating system to create the process control block for each of them, ठीक है। This is also called context of process, as I have told you. Attributes which are stored in PCB are described below, ठीक है। जो attributes आपके प्रोसेस के PCB में स्टोर होते हैं, जो हर एक प्रोसेस का अपना खुद का PCB होता है, वो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे गिवन है। और PCB आपका कहाँ रिसाइड करता है, रिसाइड इन मेन मेमोरी। हर एक प्रोसेस का जो पीसीबी होता है वो मेन मेमोरी में रिसाइड करता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज व्हाट, प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी के थ्रू ही आपका जो शेड्यूलर होता है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर आईडी को
CPU देना है, असाइन करना है, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो प्रोसेस आईडी से ही आपका असाइन करता है, आपका आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, जो शेड्यूलर होता है आपका। When a process is created, a unique ID is assigned, और जब भी प्रोसेस क्रिएट की जाती है तब वो यूनिक आईडी उस प्रोसेस को असाइन की जाती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। ए यूनिक आईडी इज असाइंड टू द प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस इन द सिस्टम, ठीक है, उसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, एक रजिस्टर है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है, ठीक है। सो प्रोग्राम, जब आपकी कोई प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्विच कर रही होती है, ठीक है, रनिंग से, सपोज कई सारी स्टेट होती है प्रोसेस की आपकी, न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट, वेट, ओके, कई सारी स्टेट्स होती हैं, डिस्कस करेंगे बाद में। तो सपोज वो रेडी से रनिंग स्टेट में स्विच कर रही है, ठीक है, तो वो अपनी स्टेट चेंज कर रही है, तो प्रीवियस स्टेट के जितने भी एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, उनको सेव करने के लिए हमें रजिस्टर चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर एक तरीके का रजिस्टर है, ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर के बेसिस पर ही आपका शेड्यूलर ये पता कर पाता है कि इस प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने के बाद कौन सी नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर सिंपली ये बताता है, यू नो वेरिएबल प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड टू होल्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, ओके। A program counter stores the address of the last instruction of the process on which the process was suspended. The CPU uses this address when the execution of this process is resumed, ठीक है। तो CPU प्रोग्राम, ठीक है, जब उसको दोबारा से, जैसे मैंने बताया ना, स्विच होकर दूसरी स्टेट में जा रही है, तो जब उसको, जैसे वो रनिंग में थी तो उसको रेडी में भेजा गया, तो अब उसको नेक्स्ट टाइम अगर रिज्यूम किया जाएगा रनिंग स्टेट पर, उसको शेड्यूल किया जाएगा, तो कहां से उसको रिज्यूम करना है, कहां से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, वो प्रोग्राम काउंटर की हेल्प से आइडेंटिफाई हो पाता है, ठीक है, प्रोसेस के। नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रोसेस स्टेट, ओके। बहुत स्टेट्स होती हैं आपकी, वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन आपकी जो प्रोसेस है वो किस स्टेट में, रनिंग में है कि रेडी में है कि टर्मिनेट हो गई कि वेट में है कि न्यू में है, किस स्टेट में है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसेस स्टेट की जरूरत पड़ती है सिस्टम में, ठीक है। द प्रोसेस फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू द कंप्लीशन, जब उसको क्रिएट किया गया और क्रिएशन से लेके कंप्लीशन तक, ठीक है, प्रोसेस स्टेट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोसेस है वो किस स्टेट में है सिस्टम में। गोज थ्रू वेरियस स्टेट्स विच आर न्यू, रेडी, फॉर एग्जांपल रनिंग एंड वेटिंग, ओके। वी विल डिस्कस अबाउट देम लेटर इन डिटेल, ओके। इन सारी स्टेट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो प्रोसेस स्टेट से हम ये फाइंड आउट, हमें ये पता चल जाता है कि प्रोसेस आपकी किस स्टेट में है, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रायोरिटी, ठीक है। आपके रेडी क्यू में बहुत सारी प्रोसेस होती है और किसी एक ही प्रोसेस को सीपीयू असाइन किया जाता है। तो जब कोई एक प्रोसेस आपके सीपीयू पे रन हो रही है, तो सपोज आपके रेडी क्यू में कोई हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई जिसको सीपीयू की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू जो रन हो रही है आपके सीपीयू पे, तो उसको वहां से प्रिंट करके जिसकी डिमांड ज्यादा है, प्रायोरिटी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे और उसको सीपीयू असाइन कर देंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी एट्रीब्यूट भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपका प्रोसेस का एट्रीब्यूट होता है, प्रायोरिटी। एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन प्रायोरिटी, अपनी खुद की प्रायोरिटी होती है। द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग द प्रोसेसेस गेट्स द सीपीयू फर्स्ट, ओके, एज आई हैव टोल्ड यू। दिस इज आल्सो स्टोर्ड ऑन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है। जनरल पर्पस रजिस्टर्स, हर एक प्रोसेस के अपने कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। Every process has its own set of registers which are used to hold the data which is generated during the execution of the process. जब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उस टाइम पे जो डेटा आपका जनरेट हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए हर एक प्रोसेस के बाद अपने खुद के रजिस्टर्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ओके, ऑफ द प्रोसेस। किन किन फाइल्स की उसको जरूरत है वो मेन मेमोरी में लोड करके रखता है आपका, ठीक है। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स इस एट्रीब्यूट्स के थ्रू। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एवरी प्रोसेस यूजेस सम फाइल्स व्हिच नीड टू बी प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी। OS also maintains a list of open files in the PCB में मेंटेन करके रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिनकी जरूरत पड़ सकती है प्रोसेस को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ओके, ऑन CPU। नेक्स्ट वन इज व्हाट, दिस इज द लास्ट एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोसेस, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस। OS also maintains the list of all open devices which are used during the execution of the process, ठीक है।
Understood? So these are the attributes of the process. These are the attributes of the process. Okay. So अगर रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक, हर एक प्रोसेस का अपना खुद का पीसीबी होता है, वहां पे स्टोर होते हैं. सबसे पहले आपका प्रोसेस आईडी, ठीक है, देन आपका प्रोग्राम काउंटर, देन आपका प्रोग्राम काउंटर के बाद फिर आपका होता है प्रायोरिटी, ठीक है, फिर प्रायोरिटी के बाद आपका प्रोसेस स्टेट होता है, प्रोसेस स्टेट के बाद आपका फिर जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, फिर लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स होता है, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस होता है. दीज आर दी एट्रीब्यूट्स जो आपके पीसीबी में हर एक प्रोसेस के लिए हम लोग स्टोर करके रखते हैं. हर एक प्रोसेस का अपना खुद का पीसीबी होता है और हर एक प्रोसेस की ये एट्रीब्यूट्स उस पीसीबी में स्टोर होते हैं, ठीक है, और पीसीबी आपका मेन मेमोरी में रिसाइड करता है, ठीक है. सो दिस इज ए डायग्राम, और मैंने यहां पे भी लिख दिया पीसीबी रिसाइड इन मेन मेमोरी. पीसीबी आपका जो प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक होता है और मेन मेमोरी में रिसाइड करता है, ठीक है. So this is a PCB for one process. Okay, this is a PCB program control block. ठीक है, और इसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके प्रोसेस के, ठीक है, एक प्रोसेस के, वो पीसीबी में स्टोर होते हैं, ठीक है. सो प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस. ओके, सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है छोटे मोटे एग्जाम में, और गेट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है. नेक्स्ट वन इज व्हाट, सिस्टम कॉल. जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से गेट में कई बार क्वेश्चन बने हैं, ठीक है. सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल क्या होता है? सिस्टम कॉल, अगर यूजर प्रोग्राम, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन यूजर प्रोग्राम को कोई क्या चाहिए, कोई सर्विस चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो यूजर प्रोग्राम क्या करेगा, यूजर प्रोग्राम मेक करेगा सिस्टम कॉल को, और सिस्टम कॉल के थ्रू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके कर्नल मोड में यूजर प्रोग्राम को जो भी उसको सर्विस चाहिए वो उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है. सो ये भी कह सकते हो कि सिस्टम कॉल इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर मोड एंड कर्नल मोड, क्योंकि सिस्टम आपका जो यूजर प्रोग्राम होता है वो यूजर मोड में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है. ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अगर इसको कोई सर्विस चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वो आपका यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और कर्नल मोड में जो भी उसको सर्विस चाहिए होगी यूजर प्रोग्राम को, वो सर्विस उसको प्रोवाइड करेगा थ्रू द सिस्टम कॉल, ठीक है. तो सिस्टम कॉल इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर मोड एंड कर्नल मोड, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डुअल मोड में काम करता है. तो जब सिस्टम कॉल आपका कोई भी यूजर प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है तो उसको सर्विस चाहिए, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच करेगा और उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिख लो. इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर मोड एंड कर्नल मोड. मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके एक मोड से दूसरे मोड में क्या हो रहा है, स्विच हो रहा है, कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, स्विच हो रहा है, ठीक है, स्विच हो रहा है. अंडरस्टूड? सो आई थिंक सिस्टम कॉल आपको समझ में आ गया. सिस्टम कॉल क्या है, एक फंक्शन है जो आपका यूजर प्रोग्राम क्रिएट करता है, जनरेट करता है टू गेट द सर्विसेज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम इन कर्नल मोड, ओके. और इसके थ्रू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर प्रोग्राम को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है. जैसे कि आपका यूजर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन को आईओ ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, किसी भी हार्डवेयर रिसोर्स की जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा, सिस्टम कॉल क्रिएट करेगा, और उस सिस्टम कॉल के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको यूजर मोड से, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच हो जाएगा, और जिस भी हार्डवेयर की सर्विस रिक्वायर्ड है आपके प्रोग्राम को, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन या प्रोसेस को, वो उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है. सिस्टम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया. सिस्टम कॉल क्या होता है, एक इंटरफेस होता है आपके यूजर मोड एंड कर्नल मोड को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है. और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, ठीक है, अगर कुछ सर्विस की जरूरत पड़ी आपके प्रोसेस को, तो सिस्टम कॉल जो है क्या करेगा, सिस्टम कॉल को जनरेट करेगा, सिस्टम कॉल को बनाएगा, ठीक है. तो इस तरीके का एक तरीके का इंटरप्ट ही तो है ये. ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन की जरूरत पड़ी तो इंटरप्शन ही तो आ रहा है उसके एग्जीक्यूशन में, ठीक है. तो एक तरीके का इंटरप्ट है ये, आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है. दो टाइप के इंटरप्ट होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. हार्डवेयर इंटरप्ट जाते हैं थ्रू द हार्डवेयर पिंस ऑफ द प्रोसेसर, एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आपके जो है वो जाते हैं थ्रू द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है. तो ये आपका क्या है, ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है. ये भी मैंने लिख दिया, सिस्टम कॉल इज ए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. सो दीज 2 पॉइंट्स क्लियर इन ए क्रिस्टल क्लियर मैनर. सबको क्लियर हो गए, आई थिंक हो गए होंगे. और अगर सबको मजा आ रहा है इस पूरी मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज जो भी चल रही है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए सर मजा आ रहा है,
ठीक है, बहुत डिटेल में आपने पढ़ाया सारी चीजों को, ठीक है, और मैंने क्रिस्टल मैनर में, डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, हर एक लेक्चर में। ये थर्ड लेक्चर है आपका, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ए सिस्टम कॉल इज ए फंक्शन दैट ए यूजर प्रोग्राम यूजेस टू आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए पर्टिकुलर सर्विस। ओके, ए सिस्टम कॉल इज ए फंक्शन, सिस्टम कॉल एक फंक्शन है दैट ए यूजर प्रोग्राम यूजेस टू आस्क, जो यूजर प्रोग्राम यूज करता है टू आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए पर्टिकुलर सर्विस, ऑपरेटिंग सिस्टम से पर्टिकुलर सर्विस के लिए वो आपका सिस्टम कॉल क्रिएट करता है, लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, यूजर प्रोग्रामर्स कैन कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिक्वेस्ट इट्स सर्विसेज यूजिंग द इंटरफेस दैट इज क्रिएटेड बाय ए सिस्टम कॉल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सब बता चुका हूं मैं आपको, सिस्टम कॉल्स सर्व एज द इंटरफेस बिटवीन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ए प्रोसेस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेस के बीच में एज इंटरफेस काम करता है ये, ठीक है। सिस्टम कॉल इज ए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, इट इज ऑल्सो इट इज एन इंटरफेस, ठीक है, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर मोड एंड कर्नल मोड, ठीक है। जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्विस प्रोवाइड करनी होती है आपकी यूजर प्रोग्राम को, ठीक है, तो वो कर्नल मोड में स्विच कर जाता है ना, तो स्विचिंग हो रही है, कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सिस्टम कॉल समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, कंटेक्स्ट स्विचिंग आपकी क्या होती है, कंटेक्स्ट स्विचिंग आपकी क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है, जब आपकी जैसे आपके प्रोसेस की कई सारी स्टेट्स होती है ना, न्यू, रेडी, रनिंग, ओके, टर्मिनेट, वेट, कई सारी स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपकी प्रोसेस क्या होती है, स्विच होती है। सपोज आपकी प्रोसेस रनिंग स्टेट पे सीपीयू में रन हो रही थी, रनिंग स्टेट पे थी, कोई दूसरी हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई जिसको सीपीयू असाइन करना है, तो जो रनिंग प्रोसेस थी सीपीयू पे उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिम्प्ट करेंगे, रेडी स्टेट में डाल देंगे, तो वो रनिंग से रेडी स्टेट में आ गई, अभी वो रन नहीं हो रही, तो उसके जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स थे, उसका जो पीसीबी था या कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस जितने भी थे, उनको क्या करेंगे हम लोग, सेव करेंगे ना रजिस्टर्स में, जो उसके जनरल पर्पस रजिस्टर्स थे वहां सेव करेंगे ना। और जिस प्रोसेस को शेड्यूल किया है, ठीक है, प्रायोरिटी रीजन से सीपीयू पे, ठीक है, उसके जितने भी कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस होंगे, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके पीसीबी को रिलोड करेंगे रजिस्टर्स पर, ठीक है। तो जब एक प्रोसेस आपकी, जब कोई भी प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, तो ठीक है, जिससे कि ऐसा क्यों करते हैं, प्रीवियस जो रनिंग हो रही थी उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको सेव क्यों करते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स में, जिससे कि दोबारा अगर उसको रिज्यूम किया जा सके तो पता चले कि कहां से उसको रिज्यूम करना है, जब दोबारा उसको सीपीयू असाइन किया जाए तो कहां से उसको रिज्यूम करना है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग आपकी समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है। सो जैसे वहां पे सिस्टम कॉल के थ्रू यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच हो रहा था आपका, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, अंडरस्टूड। सो कंटेक्स्ट स्विचिंग आपकी क्या होती है, कंटेक्स्ट स्विचिंग रेफर्स टू ए टेक्निक / method used by the operating system to switch processes from a given state to another one for the execution of its function using the CPUs present in the system. Okay, so एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो स्विच हो रही है, ठीक है, वो कंटेक्स्ट स्विचिंग कहलाती है, ठीक है। When switching is performed in the system, जब भी स्विचिंग आपके कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म होती है या ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म होती है, the old running process status is stored as registers। तो जो पहले वाली ओल्ड जो प्रोसेस होती है उसके स्टेटस को, जितने भी उसके प्रोसेस एट्रीब्यूट्स होते हैं, पीसीबी को हम लोग स्टोर करते हैं रजिस्टर्स में, हर एक प्रोसेस के पास अपने खुद के जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। एंड द सीपीयू इज असाइंड टू ए न्यू प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए टास्क, और सीपीयू न्यू प्रोसेस को असाइन कर दिया जाता है, ठीक है, उसके टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उसके जितने भी उसका पीसीबी हम लोग रिलोड कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल विल डिस्टर्ब ड्यू टू कंटेक्स्ट स्विचिंग, कंटेक्स्ट स्विचिंग की वजह से एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। लुक असाइड बफर भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। लुक असाइड बफर वो भी एक तरीके की मेमोरी है, ट्रांसलेशन टेबल, ठीक है, ये भी एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल भी मेमोरी है, और लुक असाइड बफर भी आपका क्या है, एक मेमोरी है, वो भी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन वो देते हैं वहां पे तो क्या होती है आपकी कंटेक्स्ट स्विचिंग में, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज ये आपका क्या है, सीपीयू है, इस पे आपकी, ठीक है, कोई प्रोसेस P1 रन हो रही है, तो और सीपीयू पे कोई आपकी क्या हो गई, कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई,
तो P1 के जितने भी आपका P1 का जो कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस होगा, P1 का जो PCB होगा, यानी जहां पर उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, PCB ऑफ P1 स्टोर्स और सेव्ड ऑन रजिस्टर्स। जो करंटली रनिंग प्रोसेस है आपके CPU पर, जब उसको हटा के किसी दूसरी प्रोसेस को लाया जा रहा है ड्यू टू प्रायोरिटी एंड सम रीजंस, तो इसका जो है इसके जो करंट स्टेटस होगा PCB का, उसको हम लोग स्टोर कर देंगे, ठीक है, रजिस्टर पर, और सेव कर देंगे रजिस्टर पर, जिससे कि बाद में उसको रिज्यूम किया जाए। अगर CPU पर उसको रन करने के लिए दोबारा लेकर आया जाए तो आसानी रहे हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ से उसको रिज्यूम करना है, कहाँ से उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है। और सपोज P2 को लेकर आए तो इसके जो हमारे जो PCB ऑफ P2 रिस्टोर एट रजिस्टर्स, ठीक है, तो जो न्यू प्रोसेस है उसके PCB को रिस्टोर करेंगे रजिस्टर्स पे, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये आपकी कहलाती है कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग तो आई थिंक आपको क्रिस्टल क्लियर मैनर में समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब एक प्रोसेस से CPU छीन के प्रिंट करके दूसरी प्रोसेस को दिया जाता है, ठीक है, तो उसके जो भी करंट स्टेट होती है PCB की उसको स्टोर कर देते हैं, जो न्यू प्रोसेस होती है उसकी PCB को रिस्टोर कर देते हैं रजिस्टर्स में और उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? प्रीवियस वाली को, ओल्ड प्रोसेस के PCB को रजिस्टर्स में स्टोर क्यों करते हैं? कि जब उसको रिज्यूम किया जाए तो हमें एग्जैक्टली पता रहे कि कहाँ से उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है फिर से CPU में, ठीक है, अंडरस्टूड। So this is all about the context switching. So I think it's clear about system calls, context switching, okay. And there is one more thing, that is what dual mode of operation of operating system, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डुअल मोड में काम करता है, एक तो यूजर मोड होता है, एक कर्नल मोड होता है। यूजर मोड में हम लोग क्या करते हैं? नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, और कर्नल मोड में हम लोग प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। देख लेते हैं, बेसिक मैंने आपको बता दिया है। डुअल मोड ऑपरेशंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। सो जो यूजर मोड होता है आपका, यूजर मोड में आपका जो प्रोग्राम होता है उसका सेम वर्चुअल एड्रेस होता है, ठीक है, सारे प्रोग्राम्स का सेम वर्चुअल एड्रेस होता है। और आपका कर्नल मोड में हर एक प्रोसेस का अपना डिफरेंट वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यूजर मोड में अगर आपका कोई एक भी प्रोग्राम अगर आपका क्या हुआ, फेल हुआ, तो पूरा सिस्टम आपका यूजर मोड फेल हो जाता है, ठीक है। सिस्टम मोड में कोई एक सिस्टम अगर आपका कोई एक प्रोसेस आपकी फेल हुई तो पूरा सिस्टम फेल नहीं होता है, क्योंकि हर एक प्रोसेस के लिए सेपरेट वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, जबकि यूजर मोड में हर पूरे प्रोग्राम के लिए सेम वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, अंडरस्टूड, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। यूजर मोड, व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज रन बाय यूजर एप्लीकेशंस लाइक creating a text document or using any application program, then the system is in user mode, okay. Next point, when the user application requests for a service from the operating system or an interrupt occurs or system call, then there will be a transition from user to kernel mode to fulfill the request. और जब आपका प्रोग्राम यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई रिक्वेस्ट, कोई सर्विस चाहिए, तो रिक्वेस्ट करेगा सिस्टम कॉल के थ्रू, तो आपका यूजर मोड जो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपका यूजर मोड से कर्नल मोड में क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा, ठीक है। अंडर यूजर मोड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस कैन एग्जीक्यूट, ठीक है। नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन जितने भी होते हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। For whole program there is a one virtual address space, पूरे प्रोग्राम के लिए एक ही वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे for every process, for every operation you can say that, or process, for every operation, okay, separate virtual address space, okay.
तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे नॉन प्रोबेस इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पूरे प्रोग्राम के लिए एक ही कॉमन वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है, जिससे कि अगर कोई भी दिक्कत आई तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका यूजर मोड डाउन हो जाएगा, ठीक है। और ये सब आपका जब भी यूजर मोड में आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको सर्विस से सिस्टम कॉल क्रिएट करेगा, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच कर जाएगा, ठीक है। कर्नल मोड में ऐसा कुछ नहीं, हर एक ऑपरेशन के लिए सेपरेट वर्चुअल एड्रेस स्पेस है। तो अगर कोई एक प्रोसेस अगर आपकी फेल हो जा रही है तो पूरा सिस्टम आपका फेल नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के लिए वर्चुअल एड्रेस स्पेस अलग अलग है, ठीक है। तो कर्नल मोड, व्हेन द सिस्टम बूट्स द हार्डवेयर स्टार्ट्स इन कर्नल मोड एंड व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड it starts user applications in user mode, ठीक है। to provide protection to the hardware we have privileged instructions which execute only in kernel mode। कर्नल मोड में से privileged instructions ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। so this is all about the dual mode of operation of operating system, यानी कि यूजर मोड में जितनी भी यूजर एप्लीकेशन होती है यूजर मोड में एग्जीक्यूट होती हैं, नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस आपके यूजर मोड में एग्जीक्यूट होते हैं, कर्नल मोड में आपके प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हर एक प्रोसेस के लिए अपना सेपरेट वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है, जिससे अगर एक प्रोसेस अगर फेल होगी तो पूरा सिस्टम आपका फेल नहीं होगा, ठीक है। और यूजर मोड में पूरा प्रोग्राम के लिए एक ही कॉमन वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज फेल हुई तो आपका पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, यूजर मोड फेल हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड? दिस इज द डुअल मोड ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर मोड एंड कर्नल मोड, ठीक है। सो यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ PYQs लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि किस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, ओके, सिस्टम कॉल्स आर यूजली इन्वोक्ड बाय यूजिंग, सिस्टम कॉल्स, ठीक है, आर यूजली इन्वोक्ड बाय यूजिंग। सिस्टम जब भी आपका यूजर प्रोग्राम आपके यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको कोई सर्विस चाहिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिस्टम कॉल एक इंटरप्ट क्रिएट करेगा ना, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस इंटरप्ट क्रिएट करेगा ना वो, उसको मान लो आईओ चाहिए तो वो इंटरप्ट क्रिएट करेगा ना, वो सिस्टम कॉल के थ्रू वो सर्विस मांगेगा जिस सर्विस की उसको जरूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो सिस्टम कॉल क्रिएट करेगा, ठीक है, सिस्टम कॉल क्रिएट करेगा। अंडरस्टूड? और सिस्टम कॉल मेरा क्या है, सिस्टम कॉल मेरा क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, सिंपल। सिस्टम कॉल क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। सो बहुत सिंपल चीज है। सिस्टम कॉल्स आर यूजली इन्वोक्ड बाय यूजिंग, सिस्टम कॉल जो आपका यूजर प्रोग्राम जो है कॉल करता है, इन्वोक करता है बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्रिएट करेगा, उसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, आपका स्विच कर जाएगा यूजर मोड से कर्नल मोड में, और जो भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है आपके यूजर प्रोग्राम को, ठीक है, उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अंडरस्टूड? So I think you understood in very well manner. System calls are usually invoked by using system software interrupt. Yes, system call is a software interrupt. Polling, no. An indirect jump, ठीक है, no. A privileged instruction, no. Okay, no. System calls के थ्रू वो सर्विस मांगेगा, ठीक है, तो सिस्टम कॉल इन्वोक करेगा वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के थ्रू, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, जब सबको रिलेट करके रिकॉल करोगे ना चीजों को तो समझ में आएगी चीज, ओके। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके। इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। Which of the following actions is/are typically not performed by the operating system when switching context from process A to process B? ओके, जब भी कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, जब भी आपके कोई प्रोसेस है, प्रोसेस ए से प्रोसेस बी, आपकी प्रोसेस ए मान लीजिए आपके सीपीयू पर रन कर रही थी और प्रोसेस बी को की प्रायोरिटी ज्यादा है सीपीयू देने की, तो प्रोसेस बी को दी जा रही है, मतलब प्रोसेस ए से प्रोसेस बी के बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, तो कौन सा एक्शन हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग आपको समझ में आ गई अच्छे से तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा है, ठीक है। देख लेते हैं। तो सेविंग करंट रजिस्टर वैल्यूज एंड रिस्टोरिंग सेव्ड रजिस्टर वैल्यूज फॉर प्रोसेस बी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में कंटेक्ट, प्रोसेस ए से प्रोसेस बी, यानी प्रोसेस ए आपके एक स्टेट से रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आ रही है, तो प्रोसेस बी को रनिंग स्टेट में लाया जा रहा है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, तो प्रोसेस ए की जो भी जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, पीसीबी करंट पीसीबी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे,
उसके जनरल पर्पज रजिस्टर्स में, और प्रोसेस बी को क्या करेंगे, उसके रजिस्टर्स को क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे, ठीक है, फॉर द एग्जीक्यूशन। तो बिल्कुल सही बात है, ये काम तो हम लोग करेंगे, ठीक है, सेविंग करंट रजिस्टर वैल्यूज एंड रिस्टोरिंग सेव्ड रजिस्टर वैल्यूज फॉर प्रोसेस बी, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। करंट जो प्रोसेस है उसके वैल्यूज को हम लोग सेव करेंगे, ठीक है, और जिसको लेकर आ रहे हैं उसको रिस्टोर करेंगे, ट्रू। चेंजिंग एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल्स, बिल्कुल मैंने बताया डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है, सो ये भी ट्रू है, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, नहीं है क्योंकि ये हम लोग एक्शन परफॉर्म करते हैं, ये भी एक्शन परफॉर्म होगा, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है। स्वैपिंग आउट द मेमोरी इमेज ऑफ प्रोसेस ए टू द डिस्क, मतलब जब भी प्रोसेस ए से प्रोसेस बी के बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी तो प्रोसेस ए को हम लोग मेन मेमोरी से स्वैप कर देंगे, डिस्क में सेकेंडरी मेमोरी में स्वैप कर देंगे, नहीं भाई, उसको रेडी क्यू में ही लेकर आएंगे ना, रेडी क्यू का मतलब है मेन मेमोरी में ही है, ठीक है, तो ये एक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है आपका, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन सी आपका परफॉर्म नहीं करेंगे, तो यही आपसे पूछ रहा है वो, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है। एंड डी इज व्हाट, इनवैलिडेटिंग द ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ये भी इनवैलिडेट हो जाएंगे आपके, यस इनवैलिडेट हो जाएंगे, ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी एक मेमोरी है आपकी, ठीक है, तो ये भी परफॉर्म होगा। सो डी इज नॉट योर आंसर, मैंने वहां पे लिख दिया था, ठीक है, जहां पे आपका ट्रांसलेशन टेबल आपकी डिस्टर्ब होगी तो आपका लुक असाइड बफर, ये भी एक मेमोरी है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इनवैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन सी, ये वाला एक्शन नहीं परफॉर्म होगा, मतलब ड्यूरिंग द कंटेक्स्ट स्विचिंग आपका जो है प्रोसेस ए को कंप्लीटली मेन मेमोरी से स्वैप नहीं कर दिया जाएगा डिस्क में, ठीक है, अंडरस्टूड। ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है, समझ में आया, तो मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है, तो मैंने ट्राई किया है कि लिमिटेड टाइम में सारे मास्टर कॉन्सेप्ट देके, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देके आपको सारे कॉन्सेप्ट दिए जाए इस लेक्चर सीरीज में, मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में। लिमिटेड टाइम में सारे लेक्चर्स के थ्रू 20 लेक्चर डिस्कस करेंगे, मास्टर कॉन्सेप्ट देंगे और क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ठीक है। तो लिमिटेड टाइम में तो पूरा का पूरा, ठीक है, डिस्कस जो मास्टर कॉन्सेप्ट होंगे वही डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मास्टर कॉन्सेप्ट लेकिन सारे क्लियर क्लियर आपको किए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जिससे कि आप अपना गेट और सारे दूसरे एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। मेरा प्रॉमिस है कि इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज को अगर आप देखोगे ना ईमानदारी से, फुल डेडिकेशन के साथ, एक एक लेक्चर देखोगे, एक सिक्वेंशियल मैनर में देखोगे, तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। ए प्रोसेसर नीड्स सॉफ्टवेयर इंटरप्ट टू, ठीक है, प्रोसेसर को सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्यों चाहिए? सपोज आपका सीपीयू पे कोई, प्रोसेसर पे कोई प्रोसेस आपकी रन हो रही है, तो उसको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्यों चाहिए, ठीक है, उसको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्यों चाहिए? टेस्ट द इंटरप्ट सिस्टम ऑफ द प्रोसेसर, इंटरप्ट सिस्टम टेस्ट करने के लिए प्रोसेसर का, नहीं भाई, वहां पर टेस्टिंग थोड़ी कर रहा है, ठीक है। इंप्लीमेंट को रूटीन्स नहीं, ऑब्टेन सिस्टम सर्विसेज विच नीड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस, ओके। सो अगर आपके यूजर प्रोग्राम को जो नॉन प्रिविलेज, जो यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है, नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, जब उसको कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, कोई सर्विस चाहिए होगी ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रिविलेज मोड में, ठीक है, कर्नल मोड में, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, सिस्टम कॉल क्रिएट करेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मतलब सिस्टम कॉल, जब भी सिस्टम कॉल के थ्रू सर्विस लेता है आपका यूजर प्रोग्राम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्रिएट करता है। तो ये पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। रिटर्न फ्रॉम सबरूटीन्स, नो, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि यहाँ ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में हमने बहुत वर्दी चीजें डिस्कस की, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, सिस्टम कॉल, कंटेक्स्ट स्विचिंग, डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, आपके प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, पीसीबी, ठीक है, प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस, ठीक है, सारे डिफरेंस को हम लोगों ने लिस्ट डाउन किया, ठीक है। सो आई थिंक सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अभी तक हम लोग अपने कितने लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं? 1, 2 एंड 3, ये 3 लेक्चर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और क्रिस्टल क्लियर मैनर में डिस्कस किया है, कोई डाउट आपके अंदर बचा ही नहीं होगा, चाहे वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से है, चाहे डेफिनेशन के रिगार्डिंग हो ऑपरेटिंग सिस्टम के, चाहे फंक्शंस, चाहे गोल्स, ठीक है, चाहे प्रोसेस एट्रीब्यूट, चाहे पीसीबी, सिस्टम कॉल, कंटेक्स्ट स्विचिंग, रिवाइज करा देता हूं मैं आपको, एंड आपका डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम,
प्रोग्राम, प्रोसेस, ठीक है, सबको क्रिस्टल क्लियर मैनर में डिस्कस किया है मैंने, ठीक है, कोई डाउट की सिचुएशन छोड़ी ही नहीं है, ठीक है। और PYQs भी डिस्कस किए हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस भी किए थ्योरेटिकल वाले और भी हैं, वो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। सारे तो नहीं डिस्कस कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम, ठीक है। मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज का नाम ही है ना, मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज, तो मास्टर कॉन्सेप्ट ही आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ठीक है। सो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है फोर्थ लेक्चर, जहां पे प्रोसेस मैनेजमेंट ही चैप्टर रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। डबल स्टार आप दे सकते हो। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स और प्रोसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बने होंगे, ठीक है, जितने भी तो नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके साथ यहाँ पे लास्ट में डिस्कस भी करूंगा। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, जहां पे हम लोग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम का सारे स्टेट डिस्कस करेंगे, प्रोसेस की, और क्वेश्चंस भी लगाएंगे। अंडरस्टूड? देन फिर फिफ्थ लेक्चर में CPU शेड्यूलिंग, FCFS और ठीक है आपका SGF डिस्कस करेंगे। 6 में LGF और राउंड रॉबिन डिस्कस करेंगे। 7th में भी CPU शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी और HRM डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता ही चुका हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपके लिए ये SJF इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से आपको 2 से 4 मार्क्स में CPU शेड्यूलिंग से क्वेश्चन मिल जाएगा। देन थ्रेड डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिसेंटली भी पूछे गए हैं, इसको भी आप 2 स्टार दे सकते हो, ठीक है। देन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन 9, 10, ओके, 11, 12, 13 इन 5 लेक्चर में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन डिस्कस करेंगे, इसको आप 4 स्टार दे लो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे और ये देख के पढ़ोगे कि कहाँ से ज्यादा वेटेज है मार्क्स का, और मैं बता भी रहा हूँ आपको यहाँ ज्यादा फोकस कर लेना है, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। डेडलॉक 14 एंड 15 लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसको भी आप 2 स्टार दे सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट आपके 3 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। देन डिवाइस मैनेजमेंट 19 में एंड 20 लेक्चर में आपका फाइल मैनेजमेंट, ये लेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, व्हाट इज फाइल, टाइप्स ऑफ फाइल, 20 लेक्चर लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी ये सारी चीजें, क्योंकि मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है तो वही इंपॉर्टेंट चीजें रखी गई हैं, ठीक है। वो आपको इंपॉर्टेंट जो मास्टर कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, और क्वेश्चंस भी आपको पता चल रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ओके। सो आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच।